फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस लाइव क्लास में। रेडी हैं आप क्लास के लिए? जल्दी से एक थम्स अप भेज दीजिए। जब तक मैं स्टार्ट करता हूं पता चल जाएगा कि वीडियो और वॉइस आप तक ठीक पहुंच रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मॉस्कॉन, बलबीर सिंह, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सुनील चौधरी, गुड इवनिंग। नरेश कुमार, गुड इवनिंग। ठीक है, कंफर्मेशन दे दी है आपने, एवरीथिंग इज़ ओके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए मटेरियल मिल रहा है, ये रहा। वन हु रन्स अवे, एक स्लाइड पे 3 लिखे हुए हैं, आप नंबर डाल के इनके आंसर्स दे सकते हैं। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, वन हु हैज़ नैरो एंड prejudiced religious views, and a meal consisting of several dishes from which guests serve themselves. हो सकता है आपके आंसर्स जो आने हैं, हो सकता है जो आपके आंसर्स आने हैं और मैंने जो आंसर्स इनके देखे हैं और लिखे हैं उनसे उनके सिनोनिम्स हो सकते हैं, मीनिंग सेम हो सकता है। मैं आपको आंसर यहाँ दूंगा। नंबर 1, इसमें हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, आपके आंसर्स वेरी कर सकते हैं क्योंकि सिनोनिम हो सकते हैं। मैं आंसर दे देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा इनको, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए सामने रखे गए हैं। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, फ्यूजिटिव इसका आंसर जाता है, भगोड़ा बोलते हैं। वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यू, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत बार। बिगट, कट्टर व्यक्ति हिंदी में बोलते हैं इसको। और ए मील कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डिशेज फ्रॉम विच गेस्ट सर्व देमसेल्व्स, ये आप जानते थे, ये बूफे सिस्टम होता है, बूफे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 आपको मिल रहे हैं, उम्मीद है ये आते होंगे आपको। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, एक स्लाइड पे 3 इसलिए आ रहे हैं कि टाइम बच जाए थोड़ा और हमारा पर्पस जो है वो भी पूरा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइंस मिल जाएं, सेंटेंसेस मिल जाएं, वर्ड्स मिल जाएं। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, ऐसा ही कुछ होता है। सुनील चौधरी आंसर, ठीक है। मैं यहाँ ध्यान नहीं दे रहा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, थोड़ा देख करके वहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ। द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग और ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, इसका मीनिंग अगर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा हो तो जो हमेशा पॉजिटिव व्यू रखता है हर बात के बारे में, हर चीज़ के बारे में, नेगेटिव व्यू नहीं होता, पॉजिटिव रखता है, आपका आंसर यहाँ ठीक है, ऑप्टिमिस्ट होता है। नंबर 1 के लिए कोई आंसर ठीक आया नहीं शायद, ओके कोई बात नहीं, अक्सर साइड होता है। UXORICIDE लिखा तो आपने साइड ही है, ठीक है। किंग के लिए ठीक आंसर जा रहे हैं, रिच साइड होता है। और ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट, ठीक आंसर है आपका। अब मिलेंगे आपको कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट वन, एक स्लाइड पे 2 लिखे गए हैं, दोनों का आंसर्स आप दीजिए और मैं साथ के साथ आंसर देता हूं। दूसरी स्लाइड पे इसका ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या मीनिंग होता है, और दूसरा है टू कॉल ए स्पेड का कैसा मीनिंग जाता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, वेरी वेल, बट इट वॉज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो अपनी बात में कोई ऐसा कह गया, इसका मीनिंग क्या जाता है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, टू कॉल ए स्पेड
ठीक है, यहाँ हाँ कुछ कुछ मिलता आंसर है, ठीक है, पहचानते हो आप। और टू कॉल ए स्पेड का मीनिंग होता है, आ गया दोनों का मीनिंग, ये रहा। फर्स्ट का मीनिंग था एन अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी, ऐसी मतलब प्रॉब्लम आ जाए, सडन प्रॉब्लम लिखा भी आपने, भारत ने लिखा है, अचानक किसी प्रॉब्लम का, संकट का आ जाना। और टू स्पीक समथिंग क्लियरली एंड डायरेक्टली, ये नंबर 2 दिए गए ईडियम का उत्तर है। ठीक है, क्या था नंबर 2? टू कॉल स्पेड स्पेड, उसका आंसर जा रहा है टू स्पीक समथिंग क्लियरली, टू स्पीक समथिंग क्लियरली एंड डायरेक्टली, यानी कि बात को घुमाना फिराना नहीं, सीधा बोलना, साफ बोलना, सच बताना। बात को घुमाने फिराने के लिए भी एक ईडियम मुझे ध्यान आया इसके साथ ही, वो भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो मैं यहाँ बता दूं आपको। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। शायद बीच में आएगा कहीं, मैं लिखने वाला था कि बीच में आएगा कहीं। एट द 11th आवर का मीनिंग क्या होता है, और टू स्पीक द वुल्फ, सॉरी, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मीनिंग क्या होता है? एट द 11th आवर का आंसर भी दिया गया है, लास्ट टाइम ऑफ इवेंट। मैं समझ गया, ठीक जा रहा है आंसर। थोड़ा लिखने में इधर उधर वर्ड्स हो सकते हैं, अलग अलग आप लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग आपको आना चाहिए, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। और मैं यहाँ आंसर तो दे ही रहा हूँ कि किस तरह आपको लिखना होगा इसका मीनिंग। और लास्ट टाइम ऑफ इवेंट, ठीक है, कुछ ऐसा ही, लास्ट मोमेंट, ठीक जा रहा है आपके आंसर। कीप स्टारवेशन अवे, बलबीर सिंह, आंसर राइट है। एट द 11th आवर का मीनिंग होता है इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल एन वक्त पे आकर के। सपोज आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपको एक काम जो दिया गया वो करीब उसको करने में 3 या 4 घंटे लगते हैं, और जब दिया गया तो वो काम उन्होंने 1 घंटे बाद ही वापस डिमांड करना था आपसे कि हो गया पूरा, फटाफट दीजिए, साइन करके दे दीजिए, लेकिन उसको 3-4 घंटे लगते थे, 1 घंटे में आपसे हो नहीं पा रहा, तो आपने उनसे कह दिया सर आपने मुझे एट द 11th आवर काम दिया, पहले बताते तो मैं पूरा कर देता इसको। इन द निक ऑफ टाइम, एन वक्त पे, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आपके आंसर। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर भी आपने ठीक बताया है, आंसर क्लियर है। इन द निक ऑफ टाइम जाता है इसका आंसर, और टू कीप अवे हंगर एंड स्टारवेशन आपने सही दिया इसका उत्तर। देखिए नेक्स्ट, स्पिक एंड स्पैन और ए लीप इन द डार्क। स्पिक एंड स्पैन, नंबर 6 है ए लीप इन द डार्क। आंसर क्लीन, ठीक है, नीट एंड क्लीन के लिए यूज होता है स्पिक एंड स्पैन। और नंबर 6 का भी देना चाहेंगे, ए लीप इन द डार्क। ए लीप इन द डार्क के लिए कुछ भी लिखना चाहेंगे? सिक्स ए होप लिखा है, चलो ठीक है, जो भी है, जो भी कहना चाहते हैं। आंसर्स आपके सामने ये रहे। फर्स्ट वन के लिए, स्पिक एंड स्पैन के लिए, वेरी नीट एंड टाइडी, टाइडी क्लीन को ही कहते हैं, साफ सुथरा। और नेक्स्ट के लिए, ए लीप इन द डार्क के लिए, ए वाइल्ड गैस भी कहते हैं, ए केयरलेस एक्शन, जिसका परिणाम जो है अनप्रिडिक्टेबल होता है, जो होगा देखा जाएगा, तो रिस्क उठाना और परिणाम की चिंता ना करना, जो होगा देखा जाएगा वाली बात है। अनप्रिडिक्टेबल, आगे इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसकी परवाह ना करना, वाइल्ड गैस करना, इसके मीनिंग जाते हैं। और हमारे पास और भी हैं, हाँ 2 और हैं, अंडर द थम ऑफ और एक्लिस हिल्स।
इन दोनों के लिए आंसर अंडर द थम ऑफ। अगर आप इसको ठीक से नहीं लिख पाए, मन में था आपके लिखने से पता चल रहा था कि कुछ इसी तरह की बात आंसर ठीक देना चाहते हो, तो थोड़ा देख लीजिएगा लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। अंडर द थम ऑफ और एक्लिस हील। अंडर कंट्रोल ठीक है, वीक पॉइंट ठीक है, दो आंसर्स आ चुके हैं। गुड, यही आंसर्स हैं इनके। अंडर समवंस कंट्रोल और इन्फ्लुएंस और वीक पॉइंट के लिए यूज़ होते हैं, आपको आते थे। चलिए आगे, एरर डिटेक्शन पार्ट पे हम आ चुके हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है। आज ऐसा इसलिए किया टाइम बचाने के लिए, इडियम फ्रेजेस ज़्यादा हो जाएं, टाइम बच जाए, इसलिए मैंने एक स्लाइड पे दो शो किए। फर्स्ट सेंटेंस देखिए ज़रा, आई विल रादर फेल देन अडॉप्ट अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स आप सब जानते हैं, एग्जाम में गलत तरीके इस्तेमाल करना, नकल मारना, इस तरह का कोई गलत तरीका इस्तेमाल करना अनफेयर मीन्स कहलाता है। आई विल रादर फेल देन अडॉप्ट अनफेयर मीन्स। चलो आंसर्स आपके आने लग गए हैं। प्रेफरेंस के लिए हम जो यूज़ करते हैं, प्रेफर करने के लिए, यहाँ प्रेफरेंस, दो चीज़ों में प्रेफरेंस दी गई है। अनफेयर मीन्स अपनाने की बजाय तो मैं फेल होना पसंद करूँगा, तो प्रेफरेंस के लिए आप क्या लगाते हैं जानते हो? बस इतनी बात ही काफ़ी थी यहाँ। आई वुड रादर फेल देन अडॉप्ट अनफेयर मीन्स। वुड रादर की लैंग्वेज होती है, प्रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। मॉडल गलत किया गया था। आई वुड रादर फेल, दो ऑप्शंस थे, फेल होना और या फिर अनफेयर मीन्स अपनाना। दो ऑप्शंस में से जिसको प्रेफरेंस दी जाती है, वुड रादर का यूज़ आप प्रेफरेंस के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए, she said that she would help me whenever I was in difficulty. Weren't I? सेंटेंस नंबर 2 आप देख रहे हैं। आपको लगता है कहीं मिस्टेक है तो बताएं, कैसे ठीक किया जाए इसको। भारत नज़दीक पहुंच गए हैं। भारत नज़दीक पहुंचे थे आंसर के। बलबीर ने सही आंसर दिया। डिडंट शी, यहाँ क्वेश्चन टैग गलत किया गया है। शी सेड दैट, इसके अनुसार क्वेश्चन टैग बनेगा। डिडंट शी होना चाहिए। नहीं, वुडंट शी नहीं। मेन पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से आप यहाँ लिखते हैं शी सेड दैट। अब देखिए इतनी सी बात इसमें पहचान लीजिए कि कहाँ से हमें क्वेश्चन टैग मिलता कहाँ से है। वुड से हो सकता था, वॉज की तरफ आ सकते थे, तभी मैंने लिखा था ये वरंट आई होगा क्या। तो ऐसा उसने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूँगी जब भी आप मुश्किल में होगे। क्या उसने नहीं कहा? आपका क्वेश्चन टैग जो होगा ना, हालांकि हम पूरा नहीं बोलते, क्या उसने नहीं कहा, हम कहते है ना। है ना से ही आप, मतलब आपके दिमाग में अगर पूरा क्वेश्चन आप उठाओ तो मीनिंग आएगा। क्या उसने नहीं कही थी ये बात? वुड से नहीं बनेगा, वर से नहीं बनेगा, बात यहाँ आएगी। शी सेड, उसने कहा था, तो क्वेश्चन टैग यहाँ पर आएगा आपका, डिडंट शी होगा।
यू नीड टू गो देयर, नीडंट यू, ये भी क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। एरर इसमें भी वही है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सही लिखा गया है? यू नीड नॉट तो नहीं लिखा, यू नीड टू गो देयर, नीडंट यू। जितिन आ रहे हैं, पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है। जितिन नज़दीक पहुँचे आंसर के। हाँ, सुनील चौधरी आंसर राइट आया, डोंट यू। और जितिन सुन लें, जितिन को मालूम होगा कि जब सेंटेंस पॉजिटिव चलता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ डोंट यू आएगा। आपने ऐसा कहीं अगर पढ़ा है तो आपको मिला होगा कि नीडंट भी लिखा तो होता है। पूरा लिख दूं? नीडंट भी लिखा होता है जब आप नीड को एज ए मॉडल यूज करते हो। या नीड मॉडल के रूप में नहीं, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। यू नीड टू, मॉडल के बाद हम टू नहीं लगाते हैं, सीधी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना, इसलिए मेन वर्ब में यूज हो रहा है कि मॉडल के रूप में यूज हो रहा है। एक पॉइंट को आप नोट कर लें कि ये चीज़ देखनी है हमें कुछ 8-10 सेंटेंसेस में, कि नीड और डेयर दो ही ऐसे मॉडल्स हैं जो सेमी मॉडल या सेमाई मॉडल कहलाते हैं, और ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ हो जाते हैं और मॉडल के रूप में भी यूज़ होते हैं। यहाँ ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है, इसलिए ये टेंस कौन सा बना रहा है? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन टैग डज नॉट या डू नॉट से आते हैं, ठीक है। Yesterday I met with a man who was blind with one eye. ठीक है, चेंज किया गया है, लोकेशन ठीक है, ब्लाइंड इन लिखा गया है, ब्लाइंड इन भी होता है। सेंटेंसेस देख लीजिएगा, सेंटेंसेस में आपको ब्लाइंड इन भी मिलता है, ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड ऑफ। yesterday I met with a man who was blind in, आपको ये देखना है ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड इन, ब्लाइंड विद, सब मिलेंगे आपको, लेकिन कहाँ क्या डिफरेंस होता है? कुछ 3, 4, 5 सेंटेंसेस, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ देखना है। ओके, क्योंकि ये बताई हुई बातें हैं इसलिए मैं बार बार ये नहीं बता रहा, यहाँ आपको पॉइंट नोट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि पहले हमने क्लास लगाई, नहीं देख पाए, अब हम देखेंगे। बात 5 मिनट की है, खुद नहीं देखेंगे 4-5 सेंटेंसेस, फिर क्लियर नहीं हो पाती। यहाँ आंसर दे दिया एक का, बाकी आपने आसपास के नहीं देखे, किसी में इन भी आता है, ऑफ भी आता है, तो कौन से में क्या मीनिंग रहता है? देयर वुड बी ए सिनेमा हाउस हियर बिफोर वॉर। हिंदी मतलब नहीं आता हो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर युद्ध से पहले सिनेमा हाउस हुआ करता था। करेक्ट, बलबीर सिंह सही आंसर दिया, बहुत जल्दी दिया। यहाँ यूज्ड टू भी होगा, बी तो लिखा हुआ है, वुड की जगह यूज्ड टू होगा, वुड की जगह यूज्ड टू होगा। वुड एक जिस तरह का मीनिंग दे रहा है, उसका हिंदी मीनिंग तो वही बना, उसका हिंदी मीनिंग तो वही बना है, तो मॉडल कौन सा आना चाहिए? यहाँ यूज्ड टू। यहाँ पर युद्ध से पहले एक सिनेमा घर हुआ करता था, ये भी ठीक है। सुनील चौधरी आंसर आपका भी राइट जा रहा है, 2 तरीके से ये, क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं है मॉडल लगाना, तो हम इसको इस तरह कर सकते थे, देयर वॉज ए सिनेमा हाउस हियर, करेक्ट है। 2 तरीके से करेक्ट हो रहा था ये। इसलिए जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं कोई पुराना, या कोई क्वेश्चन का एक आंसर दे जाते हैं,
तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी रहता है, ज़रूरी नहीं है कि हमने जो आंसर दिया है वही फाइनल है, जो सोच के बैठे हैं वो कि आंसर ये होना चाहिए वही फाइनल है। उसका मीनिंगफुल होना चाहिए, वो वर्ड कोई भी आपने प्लेस किया वो मीनिंगफुल होना चाहिए। आई वुड बी एन एथेइस्ट बट नाउ आई बिलीव इन गॉड। हाँ, आ गई ना, ऐसी बात ही है। एक मॉडल रखा गया है तो मॉडल की बजाय मॉडल रखें तो और भी अच्छी बात है। जिस तरह का मीनिंग, पहले मैं क्या हुआ करता था, नास्तिक हुआ करता था, अब मैं भगवान में विश्वास रखता हूं। एथेइस्ट, ए हटा दिया जाए इसका तो थेइस्ट आस्तिक, ए लगा दिया जाए तो नास्तिक। मैं नास्तिक हुआ करता था, अब मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं। तो मॉडल की बजाय हमने मॉडल ही लगा दिया। वॉज भी ठीक है, आई वॉज एन एथेइस्ट बट नाउ आई बिलीव, ठीक है। बढ़िए आगे। 2-3 सेंटेंसेस इकट्ठे ही मॉडल्स के दिए गए, 2-3 सेंटेंसेस इकट्ठे ही आपको क्वेश्चन टैग से दिए गए। प्रैक्टिस हो जाए किसी तरीके। यू नीडंट लाइट ए मैच, यहां मैच से मतलब है माचिस से, ठीक है। द रूम इज फुल ऑफ गैस, ये सेंटेंस मीनिंगफुल कैसे होगा? You needn't light a match, the room is full of gas. बिल्कुल सही आ रहे हैं आंसर। मस्ट नॉट आएगा। 5 स्टूडेंट्स ने आंसर बिल्कुल सही दिया, या मस्ट नॉट आना चाहिए, मीनिंगफुल वही बनाएगा इसको। मस्टंट, यू मस्टंट लाइट ए मैच, द रूम इज फुल ऑफ गैस, ठीक है। वेरी गुड, सही आंसर्स आ रहे हैं आपके। Jack, who is my neighbor, dislikes my brother because he is always troubling him. इस तरह के सेंटेंसेस पहले एग्जाम में आ चुके हैं, इन्हीं एग्जाम्स में। बिल्कुल सही आंसर आने स्टार्ट हुए। राइट आंसर दिया गया, ट्रबल्स हिम आएगा, ऑलवेज ट्रबल्स हिम। ये आईएनजी में नहीं रहेगा, कंटिन्यूस में नहीं जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, बिकॉज ही ऑलवेज ट्रबल्स हिम, ठीक है। The next, the Joker did nothing but laughing. हाँ ठीक है, नरेश कुमार, जितिन, आंसर्स ठीक हैं आपके। The Joker did nothing but laughing. जितिन और भारत के आंसर्स आ चुके हैं। डिड नन कहा गया, द जोकर डिड नन ऐसा कहें। बलबीर सिंह ने भी आंसर दे दिया। ठीक है, आंसर अभी राइट आया नहीं है। लाफ्ड बट लाफ्ड, यानी लाफ्ड का ही आंसर मिला है। यह मीनिंग है जोकर ने हंसने के अलावा कुछ नहीं किया। डू, अच्छा डिड को डू किया जाए, नहीं। नथिंग बट के कुछ सेंटेंसेस पढ़िएगा। द जोकर डिड नथिंग बट लाफ, यूं आना चाहिए।
तो नथिंग बट से, एनीथिंग बट से, नन बट से कुछ सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं। हाँ, सुनील चौधरी सही आंसर आ गया, दीपिका सही आंसर आ गया। बट लाफ आएगा। नथिंग बट से, एनीथिंग बट से और नन बट से कुछ सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं। 5-7 काफ़ी होंगे, थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना है क्योंकि सेंटेंस छोटा है। नथिंग बट का ठीक से समझ में नहीं आता है कि किस तरह का मीनिंग देगा ये। यहाँ बट का मीनिंग जो बैठता है, बट का मीनिंग बैठता है एक्सेप्ट के सिवाय। ठीक है दीपिका, ठीक है आंसर, लाफ आना चाहिए। रॉबर्ट आस्क्ड डैनियल, डिड ही लाइक हिज आइडिया? डिड ही लाइक्ड हिज आइडिया? रॉबर्ट आस्क्ड डैनियल, डिड ही लाइक्ड हिज आइडिया? आपको मालूम तो है ये कहाँ से लिया गया है, पता तो चल ही रहा है कौन से टॉपिक से बात आ रही है। हाँ जी, was if he liked his idea। like, दीपिका लिखती हैं was, बलबीर लिखते हैं like आएगा, और सुनील चौधरी if he liked his idea आएगा। सुनील चौधरी राइट आंसर दिया आपने। देखिए, आप में जो आंसर जिन्होंने गलत दिया है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ एक बार कि कैसे नहीं पहचान पाए इसको। ये आसान था, कैसे आसान बनेगा? बार बार आपसे यही कहा है कि जब आपको पता चलता है कि ये नरेशन से लिया गया सेंटेंस है, यानी टॉपिक नरेशन ही बनता है, शुरू में रिपोर्टिंग वर्ब पता चल रही है हमें, रॉबर्ट आस्क्ड, ही टोल्ड मी या ही सेड टू, जब शुरू हो गया तो यहाँ ये इसी का ही बन रहा है, नरेशन का ही। आपको ये जिसका ये इनडायरेक्ट बनाया गया है उस डायरेक्ट सेंटेंस तक पहुँच जाओ, पिक्चर दिमाग में रखते हुए। हाँ ठीक है, वेदर ही लाइक्ड हिज आइडिया भी आ सकता है, इफ भी आ सकता है। रॉबर्ट ने डैनियल, मैं थोड़ा, ये रॉबर्ट भाई साहब हैं और ये डैनियल भाई साहब, ठीक है। ये रॉबर्ट डैनियल से जब बात कर रहा था, आप पास में खड़े थे, इन दोनों की बात आप सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनिए। बात क्या हुई? डू यू लाइक माई आइडिया? ज़रा ध्यान देना, जिनको नहीं पता चल रहा, आंसर ठीक दे रहे हैं स्टूडेंट्स। डू यू लाइक माई आइडिया? अब आप पास खड़े सुन रहे थे, आपने जब घर पे जाके बताया तो आप ऐसे तो बताओगे, रॉबर्ट आस्क्ड डैनियल इफ या वेदर। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आपने जब क्वेश्चन किया था, डू यू लाइक माई आइडिया, जब क्वेश्चन किया था तो वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, जिसमें हम कंजक्शन जो लगाते हैं वो इफ या वेदर होता है। कब कोई कंजक्शन नहीं लगाते? जब क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो। कब दैट लगाते हैं? जब ये क्वेश्चन हो ही नहीं, एक सिंपल स्टेटमेंट हो। आपको ये बातें सिखाई गई हैं और आपको मालूम भी है, नरेशन का टॉपिक सबने किया होता, पता सबको है, ठीक है। आपका ये सेंटेंस रहा होगा डैनियल का, रॉबर्ट का डैनियल से, तो आपने सुन करके घर जाके बताया है। रॉबर्ट ने डैनियल से पूछा इफ़ ही लाइक्ड हिज आइडिया। ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी पूछा गया हो, डिड यू लाइक माई आइडिया? ऐसा भी तो हो सकता है। रॉबर्ट ने डैनियल से जब आमने सामने बात की थी तो ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है डू यू बुलाओ। डिड यू लाइक माई आइडिया, ये भी हो सकता था। तो आपका आंसर यहां ये भी राइट है, इफ ही हैड लाइक्ड हिज आइडिया। दोनों आंसर राइट जाते हैं। इफ ही लाइक्ड हिज आइडिया भी ठीक है, इफ ही हैड लाइक्ड हिज आइडिया। और भी मैं आपको बता दूं, यहां थोड़ी देर ज्यादा रुक गए, यहां कोई बात नहीं, समझाने के लिए ही हो रहा है सब। एक स्टूडेंट आप ही में से कहता है, सर ऐसा भी ज़रूरी थोड़ी है कि डिड यू ही बुलाओ या डू यू बुलाओ, अगर क्वेश्चन ही किया होगा तो ऐसे भी तो हो सकता है। हैव यू लाइक्ड माई आइडिया, हैव यू लाइक्ड
माई आइडिया, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आंसर एक, ये दोनों आंसर फिट बैठते हैं जो मैंने लिख दिए। हैव यू लाइक्ड माई आइडिया में भी इसका जो नरेशन जब उतारेंगे तो इफ़ ही हैड लाइक्ड हिज आइडिया ही आएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में डालते हैं तो ही हैड से ही बात आगे बढ़ेगी। वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं यहाँ, अगर किसी को कम समझ में आया, वैसे नरेशन का टॉपिक आपका किया हुआ है। ये बात छोटी सी बात थी, ठीक है, आपके आंसर्स ठीक है। चलिए आगे। Children who have had good preschool education are most likely to outdo other children at school. पछाड़ देना, outdo पीछे छोड़ना, उनसे बेहतर कर दिखाना, outdo other children at school. Children who have had good preschool education are most likely to outdo other children at school. सेंटेंस पढ़ने में कहीं भी अटपटा लग नहीं रहा। ठीक है, बहुत देर हम रुक तो गए हैं यहाँ, कोई बात नहीं, चलते चलो, हो सकता है बात समझ में आ जाए। चलो मैं एक हिंट देता हूँ, बात यहाँ छोटी सी है, सेंटेंस जितना बड़ा है हैड, कुछ आंसर दिए जा रहे हैं, इज मोर आएगा, ठीक है, आंसर नहीं मालूम, कोई बात नहीं, एक हिंट देता हूँ, थोड़ी देर रुकना तो पड़ेगा। एक बच्चे ने आपको अपनी उम्र बताई, आपने उससे पूछा हाउ ओल्ड आर यू, उसने कहा आई एम ए 10 years old बॉय। इसमें कोई मिस्टेक नहीं, यहाँ ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं पहले राइट लिख ही दूँ, है ना। क्या हो गया? दो बार लिखा मैंने सेंटेंस को, यह दोनों राइट हैं, आई एम ए 10 year old बॉय और आई एम 10 years old, यह दोनों राइट हैं, ठीक है। आपने जो भी आंसर्स दिए अब समझ जाओगे, जब आप यहाँ 10 year देख रहे हो आप, ठीक है, और यहाँ 10 years देख रहे हो, ये तो हो गई एडजेक्टिव की बात कि ऐसा क्यों लिखा, फिर दोनों को आप राइट भी कह रहे हो। जब नाउन से पहले इस तरह के, यानी मैं देसी भाषा में बात करूं तो गिनती वाले एडजेक्टिव चलते हैं, नाउन से पहले एडजेक्टिव इस तरह लिखे जाते हैं, लेकिन आपने इनमें दोनों में फ़र्क देखा कि इसमें तो ए लगाया है और इसमें ए नहीं लगाया। उसका कारण ये है कि नाउन पे जाके ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पीछे नाउन नहीं है, ओल्ड लिख के छोड़ दिया गया, या नाउन लिखी है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव लिखा है, तो नाउन के लिए कोई आर्टिकल तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यहाँ पर नाउन से सिर्फ एडजेक्टिव लिखा है, नाउन नहीं लिखी, बॉय नहीं लिखा, उससे पहले कोई आर्टिकल भी नहीं लगाया गया। तो यहाँ होना चाहिए एजुकेशन से पहले प्री स्कूल, एक क्या बना हुआ है, एडजेक्टिव बना हुआ है, गुड प्री स्कूल, ये सारा एडजेक्टिव फ्रेज बनी हुई है एजुकेशन से पहले, तो यहाँ आना चाहिए ए गुड प्री स्कूल एजुकेशन। चिल्ड्रन हु हैव हैड
अ गुड प्री स्कूल एजुकेशन। आ क्यों लगाया? क्योंकि आपने बात को यहाँ नाउन पे ख़त्म किया हुआ है, उससे पहले एडजेक्टिव है, तो नाउन के लिए कोई ना कोई आर्टिकल तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अ गुड प्री स्कूल होगा। ठीक है, थोड़ी देर लगी, कोई बात नहीं। 2 सेंटेंसेस से पता चल रहा है नाउन लिखी थी, आर्टिकल नाउन के लिए आया है, ये बीच में क्या है? ये एडजेक्टिव है। यहाँ नाउन लिखी ही नहीं तो फिर आर्टिकल भी नहीं लगाया, क्योंकि एडजेक्टिव के लिए हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो नाउन यहाँ लिखी हुई थी इसलिए उसके लिए आर्टिकल लगना चाहिए था, उससे पहले एडजेक्टिव होके निकला। ही इज़ ए गुड बॉय, और सेंटेंस इजी कर दिया। ही इज़ गुड, कोई आर्टिकल नहीं। ही इज़ गुड बॉय, तो ही इज़ अ गुड बॉय ज़्यादा ठीक है, इसलिए हम बॉय के लिए आर्टिकल लगा रहे थे, तो यहाँ एजुकेशन के लिए आर्टिकल लगेगा। चलिए, he enquired them that if the building had been demolished, he would have filed a case. He enquired them that if the building had been demolished, he would have filed a case. That रिमूव कर दिया जाए, that रिमूव कर दिया जाए, ऐसा है? चलो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ये मिस्टेक ना किया कीजिए। ये देखने में ऐसे ज़रूर लग रहा है कि दैट और इफ़ 2 कंजक्शन लगाए गए हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं है। दैट अपनी जगह सही है, इफ़ जो है वो किसी कंडीशनल सेंटेंस का पहला वर्ड है। इफ़ जो है वो किसी कंडीशनल सेंटेंस का पहला वर्ड है। एक जितिन आर्य लोकेशन बिल्कुल सही पहचानी है। जितिन आर्य लोकेशन सही पहचानी है, बीन नहीं आएगा। बलबीर सिंह कह रहे हैं आपके लिए तो मुश्किल हो गया, मुझे लग नहीं रहा था इतना मुश्किल बन जाएगा ये, मुझे लग रहा था आप सही निकाल देंगे। यहाँ पूछताछ की ही नहीं गई है सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब गलत चल रही है। पूछताछ सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा जो है वो गलत चल रहा है, क्योंकि आगे सेंटेंस पूछताछ वाला है ही नहीं, ना तो कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई है नहीं, ना तो कोई क्वेश्चन है जिसके लिए हम आस्क्ड या एनक्वायर्ड लगाएं, ऐसा तो कुछ था नहीं। आगे लिखा है अगर बिल्डिंग को गिरा दिया जाता। आप समझ रहे हैं ना मीनिंग कंडीशनल का? आप एक बार ऐसा कीजिए, मत इसको छोड़ दीजिए, इतने को आगे पढ़िए। सेंटेंस क्या है? इफ़ द बिल्डिंग हैड बीन डिमोलिश्ड, अगर बिल्डिंग गिरा दी जाती, ही वुड हैव फाइल्ड ए केस, तो मैंने केस दर्ज करवा दिया होता, है ना। तो यहाँ वार्न्ड, हालांकि वार्निंग भी कम नजर आ रही है। वार्निंग तो होती है फ्यूचर में, अगर आपने बिल्डिंग गिरा दी तो मैं केस दर्ज करा दूंगा, ये वार्निंग है। तो सिंपली बताया ही तो है, कुछ नहीं कहा। ही टोल्ड। वार्निंग भी हम तब लिखें, वार्निंग की जाती है, इसका मतलब बिल्डिंग अभी गिराई नहीं है। अगर बिल्डिंग गिरा दी ना आपने, मैं केस करवा दूंगा, ये वार्निंग है। ये सेंटेंस पास्ट का है। इफ द बिल्डिंग हैड बीन डिमोलिश्ड, कंडीशन नंबर 3, इट मीन्स अगर बिल्डिंग गिरा दी जाती ना तो मैं तो केस फाइल कर देता, मैंने केस फाइल कर दिया होता, ये मीनिंग इसका बन रहा है। तो उसने उनको बताया, उसने उनको कहा। एनक्वायरिंग यहाँ सही नहीं था, बस इतनी सी बात थी इसमें। अब बात आती है दैट और इफ़ के बीच। दैट और इफ़ बहुत बार आपको इकट्ठे दिखाई देते हैं, लेकिन ये चेक कीजिए कि हाँ बहुत बार गलत निकलते भी हैं, लेकिन यहाँ इफ़ जो है ये किसी कंडीशनल सेंटेंस का हिस्सा है, फर्स्ट वर्ड है।
यहाँ से कंडीशनल स्टार्ट था। और वैसे हम इफ़ लगाते हैं कंजक्शन के रूप में तो कब लगाते हैं? जब आगे का सेंटेंस किसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना रहा हो, और वो भी क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन को स्टेटमेंट जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। इसलिए मैंने बार बार आपसे कहा कि इस तरह जब हम मिस्टेक निकालते हैं तो हो सकता है हम गलत जा रहे हो। आप क्या करें, इसके पीछे पहुंच जाएं डायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच में बात क्या हुई होगी। अगर ये पहचानना आपने सीख लिया तो यहाँ आपका बच्चों का खेल हो जाएगा मिस्टेक निकालना। आप जाओगे नहीं कि यहाँ दैट की जगह ये कर दो, या ऐसा होगा ही नहीं, मिस्टेक हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाइम हो चुका है, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए गुड बाय।